नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जूलॉजी सब्सिडरी बीएससी पार्ट टू में जिनका भी जूलॉजी सब्सिडरी में है उनका प्रीवियस ईयर पेपर, जो हमारा अभी प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है बच्चे, सभी का जितना भी एग्जाम है, चाहे जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। सभी का लगभग हम जो बीएससी पार्ट टू के लिए इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चे, वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम जूलॉजी सब्सिडरी, फिर से बोल देते हैं, जूलॉजी सब्सिडरी जिनका भी पार्ट टू में है उनका हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ओके, जो क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे 2021 के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं। क्योंकि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है पहले से, चाहे पार्ट 1 का हुआ हो, पार्ट 3 का हुआ हो, आप या तो कोई आपका जूनियर हो या कोई आपका सीनियर हो, दोनों से आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुए हैं, तो आप भी कम से कम एक बार देख के जाएं। अगर रिपीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, आपके सिलेबस सही है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा बच्चे। लेकिन 75% एवं क्वेश्चन आप विश्वास मान के चलिए जो एज इट इज़ रिपीट होंगे। ओके, तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, कंप्लीट क्वेश्चन का हम डिस्कशन यहाँ कर देंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे आपको याद करने का, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ अगर बच्चे नीट का तैयारी भी करते रहते हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो होगा वो सभी बताएंगे। और यदि आप जूलॉजी का एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब इसी सिलेबस से रहता है बच्चे, इंपॉर्टेंट है सभी सिलेबस, वहाँ भी आपको काम आएगा, तो वहाँ के लिए भी देख सकते हैं। वैसे इस बार का जो 2021 का जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जूलॉजी के लिए, हम उसका पेपर अपलोड कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पे आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा बच्चे, ताकि आपको भी पता चले कि एमएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। कि फ्यूचर में आप कभी एमएससी एग्जाम देंगे तो आपको एक प्रकार से उसका सिलेबस, क्वेश्चन का लेवल पता होना चाहिए। तो वो भी अपलोड कर दिए बच्चे, पूरा वीडियो देखें, हमारे चैनल से वैसे भी जुड़ जाएँ आप। कहीं क्वेश्चन अगर अवेलेबल होता है एग्जाम के समय में तो हम आपको भी बताएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से भी आप जुड़ के हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन साइट और डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इज। देखिए बच्चे, ये पीएमटी में, जब पीएमटी होता था पहले, अभी तो नीट होता था, लेकिन जब पीएमटी पहले होता था उस समय ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस स्टेटमेंट अलग था। द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, बस वहाँ ये था, वहाँ भी आंसर साइटोप्लाज्म था और यहाँ भी आंसर साइटोप्लाज्म जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है। यही चीज़ हम बता रहे हैं बच्चे कि क्वेश्चन लगभग वही रहता है, हल्का फल्का स्टेटमेंट जो कुछ चेंज रहता है तो वो हम आपको बताएंगे। जो अच्छे शिक्षक रहेंगे, जो अच्छी टीचिंग करते हैं, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि कहाँ क्या बदलाव हुआ है, तो हम अच्छे से आपको बताएंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। फर्स्ट ही क्वेश्चन था जो नीट में ही पूछा गया था, यदि आप कभी नीट का तैयारी किए होंगे तो आप समझ सकते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर किस चीज़ के लिए, सेंट्रोमियर का रिक्वायरमेंट किस लिए, तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम के मूवमेंट के लिए। ओके, सेंट्रोमियर से मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, टीरोसेंट्रिक, ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, आगे भी देखेंगे, उस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है बच्चे। तो सेंट्रोमियर से आप क्वेश्चन देख लें, उसका शेप देख लें। ओके, सेंट्रोमियर का शेप देख लें। और पी, सेंट्रोमियर का जो लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म होता है, तो लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं और शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है एक बार बच्चे। सेंट्रोमियर भी जो बीच में जो ये होता है बच्चे, एक तो स्मॉल आर्म बन गया, एक लॉन्ग आर्म बन गया, तो जो शॉर्ट आर्म होता है उसको पी आर्म कहते हैं, पी और पेटाइट, और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। ये भी नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकर्स पार्टिकल अकर इन, रेकर्स पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। आसान क्वेश्चन है। फोर्थ, वेसाइकल्स आर एसेंशियल, वेसाइकल्स आर एसेंशियल फॉर गोल्गी कम्प्लेक्स करा है, गोल्गी कम्प्लेक्स के लिए वेसाइकल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों, बिकॉज दे कैरी प्रोटीन्स एंड लिपिड टू अदर ऑर्गेनेल। वेसाइकल्स एसेंशियल है। वेसाइकल्स होता क्या, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चे। वेसाइकल्स क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन और लिपिड ये कैरी करता है, एकदम कवर्ड करके बैग में, उसको कवर्ड करके ऑर्गेनेल के पास पहुंचाता है। ओके, इसलिए वेसाइकल्स की इंपॉर्टेंस है वहाँ पर। 5 नंबर, नेम द नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल सेल करा है। नॉन मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेनलेस कौन ऑर्गेनेल है जो सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलता हो, वो कौन है, स्फेरोजोम। कौन है बच्चे, स्फेरोजोम।
राइबोसोम होता वो प्लांट सेल भी मिलता है, प्रोकैरियोट में भी मिलता है, इसलिए राइबोसोम यहाँ दिया ही नहीं है, यहाँ सिर्फ एनिमल सेल पूछा है। तो इंपॉर्टेंट हो गया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एमएससी के लिए तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं अलग से। एक नोटबुक बना ले बच्चे, वहाँ लिखते जाएँ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है जूलॉजी का जो एमएससी में पूछा जा सकता है, उसको अभी से ही तैयार करते जाएँ। पार्ट 2 में है, एग्जाम होगा, आप पार्ट 3 में चल जाएंगे और एमएससी उसके बाद नज़दीक हो जाएगा। अभी से थोड़ा बहुत तैयारी करना शुरू करेंगे बच्चे, आप आसानी से दिल्ली कहीं और भी पहुंच सकते हैं अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में, और वहाँ अगर पहुंच गए एक बार, लाइफ सिक्योर हो जाएगा आपका बच्चे। हम आपकी मदद करते रहेंगे, आप बस बने रहे वीडियो में बच्चे, आगे भी हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम विथ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एमआरएनए कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज। आप बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट मतलब मेडिकल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि पोलिसोम के बारे में, कि द एसोसिएशन मोर देन वन राइबोसोम, एक ही राइबोसोम जब बहुत सारा प्रोटीन बनाना होता है तो एक ही राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, पोलिसोम। नीट में भी मतलब नीट पहले पीएमटी होता था, ठीक है, उसमें भी पूछा है कई बार, मतलब सब मिला के नीट में पूछा है, फिर पीएमटी में पूछा है, सभी मेडिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा जितना भी एग्जाम होता है बच्चे जिसमें एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी पूछा जाता है, उसमें पोलिसोम के बारे में लगभग क्वेश्चन रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है, सभी आप जान गए। 7th नंबर, सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या है तो बच्चे सेमी परमेबल है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। 8 नंबर, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ प्रेजेंट नहीं तो मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी तो एकदम लगभग खोखला होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो मैच्योर आरबीसी क्यों एब्सेंट होता है बच्चे, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, जितना ज़्यादा स्पेस वहाँ खाली रहेगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो वायरस के लिए, वायरस को तो कहा ही जाता है वायरस आर ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, वो सेलुलर पार्टिकल है ही नहीं, तो सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस, सही है। 9th का ए। 10th देखते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर इन न्यूक्लियोसोम कंटेंस, हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है वो क्या कंटेन करता है बच्चे, 8 हिस्टोन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, आपको पता होगा H1 H2 H1 H2A H2B H3 H4 होता है, चार प्रत्येक का 2 मॉलिक्यूल होता है, तो कितना होता है 8 मॉलिक्यूल्स, 8 हिस्टोन होता है 4 डिफरेंट टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर, न्यूक्लियर डीएनए रिप्लिकेट इन, डीएनए कहाँ रेप्लिकेट होता है तो किस फेज में, एस फेज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, सभी को पता होता है, G1 S G2 आप पढ़े होंगे सेल बायोलॉजी में, तो डीएनए कब रेप्लिकेट करता है तो एस फेज में। 12th है, द लॉन्गेस्ट स्टेज इन सेल साइकिल इज, सेल साइकिल का सबसे लंबा 95% टाइम कहाँ लगता है बच्चे, इंटरफेज में, 95% टाइम प्रिपरेशन में टाइम लगता है, और डिवीजन तो 5 मिनट, मतलब बहुत कम समय में हो जाता है। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इम्प्लाइज एग्जिस्ट ऑफ सेल फ्रॉम सेल साइकिल, कौन है जो बताता है कि सेल एग्जिस्ट कर चुका है सेल साइकिल से, आप पढ़े होंगे सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे G1 S G2 और एक होता है G0, G0 मतलब क्या है, सेल साइकिल से वो बाहर हो चुका है, वहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है लेकिन कोई डिवीजन नहीं होता है, तो कौन आ गया बच्चे, यहाँ आंसर बी दिया है मतलब G1, लेकिन गलत है, आंसर आपका होगा G0, डी ऑप्शन सही है बच्चे, करेक्ट कर ले। इसलिए कहते हैं गेस्ट पेपर में बहुत सारा आंसर गलत रहता है, यदि आप बस एकदम ब्लाइंडली उसको याद करके जाते हैं तो आपका बहुत मतलब लगेगा कि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, फिर भी आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा, कारण यही है उसमें मैक्सिमम तो नहीं कर सकते, कुछ आंसर गलत दिया रहता है, इसलिए आपका नंबर कम आ सकता है, लेकिन हम जो बताएंगे एकदम रेफरेंस के साथ बताएंगे बच्चे, अपने नॉलेज के हिसाब से बताएंगे और कहीं भी गलत नहीं होगा, आप अगर गलतियाँ ढूंढ दें तब हम मानेंगे। ओके, लेकिन बच्चे एकदम विश्वास कर सकते हैं हमारे सारे आंसर पे, सभी आंसर सही रहता है। विच चेक पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, कह रहा है किस पॉइंट को रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी कहते हैं तो G1 चेक पॉइंट को, किसको G1 चेक पॉइंट को रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। 15 है, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यूनाइट विद द हेल्प ऑफ, राइबोसोम का दोनों यूनिट किससे यूनाइट होता है तो ये मैग्नीशियम आयन, आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर देखते हैं, विच ऑफ दीज कंडीशन इज नेसेसरी फॉर सेल टू क्वालिफाई थ्रू द G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट को क्वालिफाई करे, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही, तो यही कंप्लीट एंड एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए तो वो G2 पॉइंट पर
कन्फर कर सकता है। नेक्स्ट है 70 नंबर 60s सब यूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम शोज। 68 सब यूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम क्या शो करता है? 5.8 rRNA। आसान क्वेश्चन है, इजी है। 80 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ड्यू टू पोसेशन ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है किसके कारण? क्योंकि उसके अंदर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद डीएनए होता है, वो खुद प्रोटीन बनाता है, इसलिए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ओके। 19 नंबर है पोरिन अकर्सिन। पोरिन कहाँ होता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, आउटर वॉल और इनर लेयर होता है, जिसके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या होता है? पोरिन, स्मॉल पोर होता है, ताकि सब्सटेंस इन आउट मतलब अंदर बाहर आसानी से जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन सा एंजाइम रखता है बच्चे? जिंक। कौन सा मतलब मेटल होता है? तो जिंक मेटल होता है। आसान है। 22 द न्यूक्लियर फेसिंग साइड ऑफ गोल्गी इज। गोल्गी का न्यूक्लियर फेसिंग कौन होता है? तो कॉन्वेक्स। कौन होता है? कॉन्वेक्स। सिस, ट्रांस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ये जो सिस फेज, मैच्योरिंग फेज, कॉन्केव फेज, ये जो ट्रांस फेज है बच्चे, एक बार गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एनसीईआरटी में जो है आप अच्छे से देख जाएं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। सिस को ही लिखा जाता है सिस और द फॉर्मिंग फेज, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। सिस फेज मतलब फॉर्मिंग फेज और ट्रांस फेज जो होता है मैच्योरिंग फेज होता है। ठीक है, ध्यान रखें। और न्यूक्लियस को जो फेस करता है वो कन्वेक्स होता है, बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ गोल्गी सिस्टर्नी इज मेंटेन्ड बाय प्रोटीन कॉल्ड। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ गोल्गी सिस्टर्नी, गोल्गी सिस्टर्नी का जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है कौन मेंटेन करके रखता है? तो वो होता है गोल्जिन प्रोटीन। कौन होता है बच्चे? गोल्जिन प्रोटीन। ध्यान रखें 23 का सी। आसान है, यहाँ कुछ भी आंसर नहीं दिया, लेकिन सी ऑप्शन सही है। आप ध्यान रखें 23 का सी गोल्जिन है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ क्रोमोजोम स्कैफोल्ड इज। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ क्रोमोजोम स्कैफोल्ड इज। स्कैफोल्ड क्रोमोजोम का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन कौन है? तो डीएनए टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। 25 द टू न्यूक्लियोसोम आर ज्वाइंट टुगेदर बाय। दोनों न्यूक्लियोसोम किससे ज्वाइंट होता है? तो लिंकर डीएनए। कौन है बच्चे? लिंकर डीएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर ले, नीट के लिए भी है और एमएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिंकर डीएनए से दोनों न्यूक्लियोसोम आपस में अटैच रहता है। 26 हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम पार्टिसिपेट इन सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल बनाने के लिए कितना न्यूक्लियोसोम इंपॉर्टेंट है? तो 6। कितना है? 6। ऑप्शन ए सही है। 27 देखते हैं द पोलैरिटी ऑफ जीनोम G2 इज। G2 में द पोलैर जीनोम इन G2 में जीनोम का पोलैरिटी क्या होता है बच्चे? 8n होता है। आसान है। नेक्स्ट है 28 चेक पॉइंट इन सेल साइकिल मॉनिटर। सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट क्या मॉनिटर करता है? तो वो देखता है सेलुलर सिग्नल को देखता है, डीएनए कहीं डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखता है, और डीएनए सही से रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं है, सभी चीज़ देखता है। तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही है। 29 प्रोटो ऑन्कोजिन इज प्रेजेंट इन। प्रोटो ऑन्कोजिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्रोटो ऑन्कोजिन प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटो ऑन्कोजिन, प्रोटो ऑन्कोजिन प्रेजेंट इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट लिम्फोकाइनिन आर सिक्रेटेड बाय। लिम्फोकाइनिन को कौन सिक्रेट करता है? तो हेल्पर टी सेल। आसान है। 31 मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन सीरम। सीरम में मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी कौन है? तो IgG। ये हम एक वीडियो भी इस पर बनाया हुआ है पूरा एंटीबॉडी पर। गम दे कौन है बच्चे? अगर अब बात करें एबंडिटी की, मतलब प्रचुर मात्रा की, सबसे अधिक कौन है? तो गम दे। सबसे ज़्यादा G है और सबसे कम कौन है? E है। इसका ट्रिक क्या है? गम दे, GAMDE, GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, गम दे। ध्यान रखेंगे। फिर है विच इम्यूनोग्लोबिन हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी फॉर्मेशन में कौन इम्यूनोग्लोबिन मदद करता है बच्चे? तो IgM। ध्यान रखिए सी ऑप्शन सही है, IgG नहीं, सी ऑप्शन सही है, IgM। IgM हेल्प्स इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सी सही है। यहाँ कुछ आंसर गलत दिया है बच्चे, सी सही है, यहाँ पर ध्यान रखें नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 33 है टी लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम। टी लिम्फोसाइट किससे डेवलप होता है? तो थाइमस। टी लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम थाइमस। 34 हेल्पर टी सेल्स रेगुलेट। हेल्पर टी सेल क्या रेगुलेट करता है? तो हेल्पर टी सेल इनेट इम्यून रिस्पॉन्स और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स दोनों को रेगुलेट करता है। 34 का सी। 35 ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन सर्व फॉर। ग्लाइकोप्रोटीन और
लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में किस मतलब क्या हेल्प करता है, तो सेल सेल रिकग्निशन, एक सेल दूसरे सेल को जो पहुंचाने का इसी में मदद करता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। बच्चे सेल सेल रिकग्निशन में तो मदद करता ही है, सेल एडेशन में भी मदद करता है, सेल फ्यूजन में भी मदद करता है। ये थोड़ा हमें सब लग रहा है ऑप्शन, हमको तो डी लग रहा है ऑल ऑफ दीज, लेकिन आप चलिए फिलहाल सेल सेल रिकग्निशन हमारे अभी, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का मेन काम तो यही है सेल सेल रिकग्निशन, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके 36 है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कौन कौन है, तो स्किन म्यूकस लाइसोसोम सेक्रेशन सभी क्या, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है स्किन म्यूकस और लाइसोसोम सेक्रेशन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है, आसान क्वेश्चन है। 37 द लोएस्ट लेवल ऑफ क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन इन, क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन का लोएस्ट लेवल क्या है, तो ये न्यूक्लियोसोम, कौन होता है, न्यूक्लियोसोम, आसान क्वेश्चन है 37 का सी। 38 राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किस किस चीज़ से बना होता है, तो आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोम आर मेड अप ओनली आरएनए एंड प्रोटीन। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सॉर्टिंग सेंटर ऑफ द सेल, सॉर्टिंग सेंटर ऑफ द सेल के नाम से किसको जाना था, तो गोल्गी एपरेटस, आसान क्वेश्चन है। मच हिस्टोन बाइंड्स टू लिंकर डीएनए, मच हिस्टोन लिंकर डीएनए से कौन सा हिस्टोन बाइंड करता है, तो H1, आसान है। 41 इन मलस्क द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, मलस्क के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन इन ब्लड प्लाज्मा, मलस्का के अंदर जो मलस्क भरे होंगे फाइलम मलस्का बच्चे, जो आप प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद एस्केलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, उसके बाद जो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बाद मलस्क जो पढ़ते हैं फाइलम, वो हेमोसाइनिन है उसके अंदर। द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर इज ड्यू टू, वाटर का स्ट्रॉन्ग कोहेसिव नेचर किसके कारण होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके 43 विच ऑफ द फ्लाइंग शुगर इज नॉट एन एल्डोज, इसमें से कौन एक एल्डोज शुगर ने है, तो इसमें से कौन एक एल्डोज शुगर ने है, तो ग्लूकोज बच्चे, ये ग्लूकोज ने कुछ होता है, ग्लूकोज कुछ नहीं होता है, यहाँ डी ऑप्शन दिया है गलत है, बी ऑप्शन सही है। कौन शुगर एक एल्डोज नहीं, तो ग्लूकोज, बी ऑप्शन सही है, ग्लूकोज ध्यान रखें, ग्लूकोज एक एल्डोज नहीं है। 44 देखते हैं विच बॉन्ड प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू ए टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, विच बॉन्ड प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रोटीन को मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सही है। 45 द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज, विटामिन ई का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है, तो हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल, हमारे अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है बच्चों, उस रिएक्शन से हमें, ताकि फ्री रेडिकल जो बनता है, फ्री रेडिकल को जो बनता है उस फ्री रेडिकल से हमारे बॉडी को बचाता है कौन, विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसको ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ध्यान रखें। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, पूरा विटामिन पर हम जो विटामिन पर बहुत सारा क्वेश्चन बच्चे डिस्कस किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट विटामिन जो आपको सभी एग्जाम में काम आएंगे और उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बच्चे, हम बता चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जो विजुअल पिगमेंट की तरह काम करता है और हार्मोन की तरह वो कौन है, रेटिनॉल, आसान है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन, बताया हुआ है विटामिन बी और सी के है वाटर सॉल्युबल है, और उसके अलावा जो भी है फैट सॉल्युबल है। ए डी ई के क्या है बच्चे, फैट सॉल्युबल है, तो विटामिन के। बी सी तो वाटर सॉल्युबल हो गया, तो सी ऑप्शन सही है। 48 ब्लड डज नॉट कंटेन, ब्लड के अंदर क्या नहीं होता, तो कैल्शियम होता है, फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, इलास्टिन नहीं होता, ब्लड डज नॉट कंटेन इलास्टिन, इलास्टिन बोन के अंदर होता है। 49 द लार्जेस्ट कर्पस्कल्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो सबसे बड़ा कर्पस्कल्स कौन है, मोनोसाइट, कौन है बच्चे, मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी में पढ़े होंगे, मोनोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल, वही तो मोनोसाइट। 50 है द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला क्या है, तो C6H10O5N। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेकेराइड, इसमें से कौन है जो डाइसेकेराइड है, तो सुक्रोज डाइसेकेराइड है, नॉन रिड्यूसिंग है, और कई बार हम बता चुके हैं कि सुक्रोज और ट्रिहलोज नॉन रिड्यूसिंग है और माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग है। पूछता है कि कौन इसमें से रिड्यूसिंग है, कौन नॉन रिड्यूसिंग है, नीट में भी पूछा हुआ था और आपके एमएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे 52, प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा हो
समझ में आ रहा हो अच्छे से और आसान हम बना ही दिए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। आप पहले से किए हुए तो आपको बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चे, देखते हैं 52 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कलरलेस व्हेन डीऑक्सीजनेटेड एंड ब्लू व्हेन ऑक्सीजनेटेड। करा है कौन सा इसमें से रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो जो कलरलेस होता है जब डीऑक्सीजनेटेड हो, लेकिन जब ही ऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्लू हो जाता है, वो हीमोसाइनिन। कौन है? हीमोसाइनिन। डी ऑप्शन सही है। मलस्क में जो देखे थे हीमोसाइनिन वही है। फिर है 53, व्हाट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग इन वेसल्स। वेसल्स में ब्लड को क्लॉट करने से कौन बचाता है? तो हेपेरिन। कौन है? हेपेरिन। एंटी कोगुलेंट है, पढ़े होंगे कि हमारे अंदर एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट मिलता है हेपेरिन, जो कि ब्लड को वेसल्स में क्लॉट होने से बचाता है। ब्लड इज, ब्लड में क्या क्या होता है? तो ब्लड में प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। डी ऑप्शन सही है। 55 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए क्या सही नहीं है? तो ये हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड रिजाइड्स इज इम्पोर्टेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये गलत है। 56 देखते हैं। A coiled peptide chain held in place of hydrogen bonding between peptide bond in the same chain is, कौन है? अल्फा हेलिक्स। कौन? अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों 58, अल्फा हेलिक्स हैज, अल्फा हेलिक्स के पास क्या क्या है? तो 3.6 अमाइनो एसिड रिजाइड्स पर टर्न। पर टर्न में कितना है? तो 3.6 अमाइनो एसिड। 59, प्रोटीन डाइजेशन बिगेन्स इन, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ बिगेन्स हो जाता है? तो माउथ के अंदर ही प्रोटीन डाइजेशन बिगेन्स हो जाता है। 59 का ए, प्रोटीन डाइजेशन बिगेन्स इन माउथ। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इसमें से कौन है जो इंसुलिन का फंक्शन नहीं है? आपको पता है इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। इंसुलिन का मेन रोल क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, मतलब ग्लूकोज को कम ही करना है। ठीक है, तो यह है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन नहीं बनाता है, ग्लाइकोजेनेस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कैसे कम करेगा? तो या तो कुछ ग्लूकोज को तो सेल के अंदर भेज देता है अपटेक के लिए कि ग्लूकोज का यूज हो जाए, उससे कम हो जाएगा। अगर कहीं एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन बना देता है। तो सी तो सही है बच्चे। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये गलत है, मतलब नए नए प्रकार से। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? नए नए प्रकार से ग्लूकोज बनाना। तो इंसुलिन कभी भी ग्लूकोज नहीं बनाता है, ग्लूकोज को वो चाहता है कि कम से कम हो ब्लड के अंदर। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये इंसुलिन का काम नहीं है, किसका है? ग्लूकागोन का। ठीक है, दोनों एंटागोनिस्टिक आपस में, तो ग्लूकागोन का काम है, लेकिन इंसुलिन का ये काम नहीं है। 60 का डी ध्यान रखें। 61, ग्लूकागोन, अभी बताए थे ग्लूकागोन। देखिए बच्चे, जिस प्रकार से इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, तो वही है एक्सलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करना है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बढ़ाता है। 62, विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ पेनक्रेटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। करा है पेनक्रेटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है? तो इसमें से कोई नहीं। इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ये सब पेनक्रेटिक नन ऑफ दीज। कौन है बच्चे? नन ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन ये अच्छे से समझ लिए बच्चे। ये क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ पेनक्रेटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। सबसे पहले तो आप जाने कि पेनक्रियाज क्या है? तो एक पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जो उसका कुछ सेल एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और कुछ एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। तो जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है बच्चे, उसके अंदर क्या है? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ये 1 to 2 मिलियन है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, पूरे पेनक्रियाज के टिश्यू का वो 1 से 2 ही % है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लेकिन ये हार्मोन सिक्रेट करता है कौन कौन? ये 2 प्रकार का सेल सिक्रेट करता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। याद होगा, अल्फा फॉर ग्लूकागोन, बीटा फॉर इंसुलिन। तो अल्फा सेल और बीटा सेल सिक्रेट करता है। अल्फा से निकलता है अल्फा फॉर ग्लूकागोन, बीटा फॉर इंसुलिन, आपको हम बताए थे। ठीक है, तो अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन और बीटा से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और कुछ और गामा डेल्टा सेल होता है वो सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करता है। लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि कौन यहाँ सिक्रेट नहीं होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से? तो यहाँ तो सब सिक्रेट हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी। ध्यान रखें, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन सभी सिक्रेट होता है, लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कौन सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 63, हार्मोन इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय, इनहिबिन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? तो कॉर्पस लूटियम।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ए मेल गैमिट, मेल गैमिट को कौन डिनोट करता है? तो 22+y, आसान क्वेश्चन है, 22+y मेल गैमिट से। 65 देखते हैं, विच ऑफ दीज इज द डिप्लॉयड स्टेज इन गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में डिप्लॉयड स्टेज मतलब 2n न्यूक्लियस किस में होता है? तो स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया मतलब मेल जर्म सेल, वो क्या होता है? 2n होता है बच्चे, वही कुछ जो उसी में से कुछ हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी 2n होता है। हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो कि n होता है। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हम बता दिए हैं आपको, अच्छे से ट्रिक से बताए हुए हैं, देख ले एक बार वीडियो। 66 है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड, देखिए आ ही गया, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्म का स्पर्मेटिड से बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और यही आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, उसको क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। 67 ड्यूरिंग oogenesis each diploid प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस, oogenesis के समय each diploid, प्रत्येक डिप्लॉइड जो प्राइमरी oocyte क्या प्रोड्यूस करता है? तो वन फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज। ओके, ध्यान रखिए, 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज। 68 देखते हैं, आफ्टर ए स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड एन ओवम इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय, कह रहा है कोई एक स्पर्म ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर गया तो फर्दर स्पर्म, जो और बहुत सारे स्पर्म होता है आपको पता होगा, वो सब अंदर क्यों नहीं जा पाता? उसको कौन रोकता है? तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कौन बताया बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन बन जाता है एग के ऊपर जो कि फर्दर स्पर्म को वहाँ जाने से प्रिवेंट करता है। 69 इन टीलोलिसिथल एग योक इज फाउंड, टीलोलिसिथल एग में योक कहाँ मिलता है? तो ऑन वन साइड ऑफ द एग, टीलो मतलब टील पर, टीलो मतलब क्या? एक किसी टॉप पर मिलेगा, इसलिए वन साइड ऑफ द एग। 70 नंबर देखते हैं, द एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन एम्ब्राय इज डिराइव्ड फ्रॉम, एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन किससे डिराइव होता है? तो ट्रोफोब्लास्ट, किससे? ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास को क्या कहते हैं? इसको स्टेम सेल होता है, पूरा ऑर्गेन बनाने का काम इनर सेल मास का है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म कौन बनाता है? तो ट्रोफोब्लास्ट, ध्यान रखें। नेक्स्ट बच्चे, एक ही सीरीज में पूरा वीडियो आपको बता देते हैं, अंत तक देखिए, अच्छा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको यहीं पर ध्यान होगा, थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखें आप, पूरे वीडियो को अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रख लें, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे इसी में से रिपीट होगा, आगे भी आपको काम देगा, चाहे नीट में हो या MSc एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको काम करेगा। 71 है, ममिलियन प्लेसेंटा एज, ममिलियन प्लेसेंटा में क्या होता है? तो फीटल पार्ट होता है कंट्रीब्यूटेड बाय एम्ब्राय थ्रो एलेंटोइस एंड कोरियन, और मटरनल पार्ट भी होता है, तो बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन कर ले बच्चे, सी सही है। 72 मेसोडर्म गिव राइज टू ऑल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, कह रहा है मेसोडर्म सभी स्ट्रक्चर बनाता है, कौन ने बनाया था? तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज नॉट फ्रॉम द मेसोडर्म। 73 विच वन ऑफ दीज फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के समय क्या बनता है? तो आर्केंड्रॉन। 74 द रेट ऑफ विच दीज इंक्रीज इन कैंसर सेल, कह रहा है कैंसर सेल में किसका रेट बढ़ जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस का, 74 का सी सही है। 75 विच ऑफ दीज हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड, नॉट द सिक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, कह रहा है ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता? तो प्रोलैक्टिन, ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन ह्यूमन प्लेसेंटा से सिक्रेट नहीं होता है। 76 टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इनिशिएटेड बाय, टर्मिनेशन, गैस्ट्रुलेशन का टर्मिनेशन कहाँ से इंडिकेट होता है? तो ब्लास्टोसिल, जैसे ही ब्लास्टोसिल का ऑब्लिट्रेशन हो जाएगा वहाँ से गैस्ट्रुलेशन टर्मिनेट करने लगेगा। 77 एग्स ऑफ फ्रॉग्स आर, फ्रॉग्स का एग्स क्या होता है? तो मीजोलेसिथल, पूछता है मतलब मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, सबसे क्वेश्चन आता है। 78 विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन टेक्स पार्ट इन रिलीज ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन सा हार्मोन FSH LH को रिलीज करने में मदद करता है? तो GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। 80 देखते हैं बच्चे, काइमोसिन इज ऑल्सो नॉन एज, काइमोसिन को और क्या कहते हैं? तो रेनिन, काइमोसिन इज ऑल्सो नॉन एज रेनिन। 81 पेनक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ, पेनक्रेटिक जूस को स्टिमुलेट कर सकते हैं किसके रिलीज से? तो सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन दोनों, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी।
82 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, स्टमक से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने में कौन मदद करता है, तो गैस्ट्रिन। 83 एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज किस में मदद करता है, तो एंटेरोकाइनेज सबसे पहले आप पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ट्रिप्सोनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। इसके बाद जो भी है प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सभी को कौन बदलता है, यही ट्रिप्सिन। एंटेरोकाइनेज बच्चे, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सोनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा। जैसे एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सोनोजन को ट्रिप्सिन में बदल दिया, उसके बाद सभी चीज़ को, जितना भी उसमें आपको पेनक्रियाटिक जूस में आप पढ़े होंगे, सभी चीज़ को कौन बदलता है, यही, चाहे वो कैमोट्रिप्सिनोजन हो, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो, लैपेज हो, सभी को यही ट्रिप्सिन बदलता है। तो बी ऑप्शन सही है। 84 एंजाइम डेट ब्रेक डाउन लैक्टोज इज, वो एंजाइम जो लैक्टोज को ब्रेक करता है, तो लैक्टेज, लैक्टोज को ब्रेक करने वाले कौन है, लैक्टेज। यहाँ लैक्टोज दिया हुआ है, लैक्टेज कर लें, लैक्टेज TASE। डीएनए को ब्रेक करने वाला डीएनएज, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला प्रोटीएज, उसी प्रकार लैक्टोज को ब्रेक करने वाला लैक्टेज। आसान है। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज इंट्रासेलुलर, कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट इंट्रासेलुलर है, तो हेमोसाइनिन। 86 जनरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए पैथोजन इज, करा है जो एंटीबॉडीज पैथोजन के अगेंस्ट, एंटीबॉडीज पैथोजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट पैथोजन इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या है तो बच्चे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ऑप्शन ए कर लें सही। 87 एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन इनटू एन ऑन्कोजीन अकर्स बाय, प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में एक्टिवेट हो जाता है कैसे, तो सभी से, पॉइंट म्यूटेशन के कम केस में भी हो सकता है, जीन एम्प्लीफिकेशन के केस में हो सकता है, जीन ट्रांसलोकेशन, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 88 वायरली इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय, वायरली इन्फेक्टेड सेल या तो वायरस से कोई सेल इन्फेक्ट हो गया या कोई ट्यूमर सेल से, उसके से डिस्ट्रॉयड हो सकता है, तो TS सेल से, T सेल से, ट्रैग सेल से, ऑल ऑफ दीज। 89 साइक्लिन इज एसोसिएटेड विथ, साइक्लिन किससे एसोसिएटेड, तो माइटोसिस से। 90 लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एंड ऑफ ए क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड, वही क्वेश्चन है बच्चे, सेंट्रोमियर से हम बताए थे क्वेश्चन आपको कि सेंट्रोमियर के पोजीशन से क्वेश्चन पूछता है। अगर सेंट्रोमियर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एंड ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, उसको क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक। क्या कहेंगे बच्चे, एक्रोसेंट्रिक। इसी में P और Q आर्म के बारे में पूछता है, तो हम आपको वीडियो के इनिशिएशन में, शुरुआत में ही बता दिए थे, P आर्म को शॉर्ट आर्म कहते हैं, Q आर्म को लॉन्ग आर्म कहते हैं। तो ये वीडियो था, प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, अपना ज़रूर फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, जुड़े रहें। एग्ज़ाम के समय अगर कुछ होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चे, अपने दोस्तों को भी बताएं, खूब पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। आज का एक विचार देखें बच्चे, टुडेज थॉट, हमेशा बड़े लक्ष्य बनाएं, हमेशा बड़े लक्ष्य बनाइए, क्योंकि बड़े बड़े प्रयासों में असफल होना भी गर्व की बात है। सही बात है बच्चे, जब भी लक्ष्य बने बड़ा लक्ष्य बनाएं, छोटा नहीं सोचें, मतलब कम दूर का ना सोचें कि जल्दी वहाँ अचीव कर गए, तो आपको जैसे कम इन्वेस्ट करते हैं बच्चे, कम ही आउटपुट हमको मिलता है, बड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा मिलेगा, वही बात है। हमेशा बड़े लक्ष्य बनाइए बच्चे। अगर मान लीजिए भगवान ना करे आप असफल हो, यदि असफल हो भी गए, असफल हो भी गए, तो एक जो लंबा बड़ा अनुभव मिलेगा बच्चे, वो अनुभव आपको कभी भी फिर गिरने नहीं देगा। ओके, कहीं ना कहीं काम आएगा। तो वही है, हमेशा बड़े लक्ष्य बनाइए, क्योंकि बड़े बड़े प्रयासों में असफल होना भी गर्व की बात है। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, परोपकारी बने। धन्यवाद दोस्तों।